हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है अभी तक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी से बनी रहेगी। 20 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं मिले हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और किसी वजह से अगर आपको अब नहीं मिल रहे हैं या कोई वजह है, आपको व्हाट्सएप पे ले रखा है या टेलीग्राम पे, तो इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपका नेम, ईमेल आईडी, तो हम आपको सेंड कर देंगे। लेट्स बिगिन। एक्सेल स्प्रेड सीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है कहलाती है। जो एक्सेल स्प्रेड सीट है उसकी मूल इकाई जहां पर डेटा की एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है सेल। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब ही यही होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें जो अदर जो उपकरण है, जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो एडेप्टर हो गया, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर के बीच के जो डेटा है उसका प्रबंधन वगैरह करने के लिए भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बायोस। ये क्या है? एक प्रोग्राम है। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स के समान परिवार ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समूह है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जिसमें सिस्टम BSD और लाइनक्स वगैरह की ये सब कैटेगरीज वगैरह होती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, अब वो जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को बताता है कि एक्चुअल में करना क्या है, वो होता है प्रोग्रामिंग। क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है। उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके पास है? विंग है, ये एक वेब सर्च इंजन है, इसका जो स्वामित्व और संचालन है वो किसके पास है? देखिए, जो विंग है ये याहू, गूगल, ये गूगल जो है, गूगल जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ही है जो विंग भी एक सर्च इंजन है, और इसका जो स्वामित्व संचालन है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार के ई कॉमर्स सेगमेंट से संबंधित है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और मिंत्रा है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा ये किस प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां हैं? ई कॉमर्स सेगमेंट किस में आती है? ये है B2C। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ई बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग क्या प्रयास क्या है?
ई बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग प्रयास क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार में जो फिशिंग है या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी कहें, ये एक ऐसा काम है जिसमें किसी भी कोई भी विश्वसनीय है उसका कोई एक तरीके से मुखौटा धारण कर लिया, उसका उपभोग कर रहा है, उसका नाम हो, उसका पासवर्ड हो, उसका कोई कार्ड वगैरह की डिटेल हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो जानकारी हासिल करने का जो प्रयास किया जाता है उसको फिशिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड आएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करने का एक कपटपूर्ण प्रयास, फिशिंग। मध्य प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश का जो बजट है 2023-24 उसकी बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2021-22 में ये बात हो रही है करंट प्राइस पे। इस पे करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप। मौजूदा कीमतों पर एक कांस्टेंट प्राइस है, एक करंट प्राइस है। तो 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में 47% का योगदान दिया है। आप एग्रीकल्चर फील्ड की, सर्विस सेक्टर की, इंडस्ट्रियल की, इसके तीनों के डेटा जरूर पढ़ लीजिएगा 2022-23 के बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के जो लेटेस्ट है। वैसे तो चैनल पे अवेलेबल है, ये सब करवाया हुआ है, फिर भी आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल पे देख लीजिएगा, सारे डेटा अवेलेबल है। एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री तीनों का डेटा जरूर याद कीजिएगा। 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में 47% का योगदान दिया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2020-21 में केवल कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो 2020-21 है उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही केवल लिखा हुआ है। देखिए, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा फील्ड है इनमें जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश ने कृषि पर अपने कुल व्यय का 6.4% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा कृषि के औसत आवंटन से अधिक है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिस भी हो गई आपकी और दूसरा इंफॉर्मेशन, नॉलेज। यहाँ पे ऐसे नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए, टेस्ट वगैरह लेने के लिए, और टेस्ट सीरीज में काफी टेस्ट करवा रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी भी मिले और प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए ये स्पेशली इस तरीके के डेटा इसमें शामिल किए गए हैं। तो इससे एक चीज क्लियर है, अपने जो एग्रीकल्चर पे टोटल कितना है 6.4 आवंटन किया है मध्य प्रदेश ने, जबकि एवरेज कितना है टोटल और अदर स्टेट्स हैं उनका एग्रीकल्चर कितना आवंटन किया है 5.8%। तो मध्य प्रदेश ने बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा आवंटन किया है औसत से, ऐसे नहीं है सभी से ज्यादा, जो एवरेज है उससे ज्यादा ये किया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। पैसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? ये पैसा जो पंचायत उपबंध है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही है ये नियम, ये 2022 में लागू किया गया था। अब 2022 में कब किया गया था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके उपलक्ष्य में किस दिन किया गया था। ईयर ना दिया जाए आपको, सिर्फ ये महीना और डेट दे दी जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 15 नवंबर को किया गया था, 15 नवंबर 2022 को। और 15 नवंबर को क्यों किया गया था? क्योंकि बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये किया गया था। बिरसा मुंडा जो ट्राइब्स से आपने पढ़ा होगा कितने एसोसिएटेड हैं, उनके जन्मदिन पे ही ये किया गया था। अब इसमें अगर डीप में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें क्या है इस नियम में? अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनकी ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। इसमें जो बाजार मेले वगैरह है उनका प्रबंधन भी ग्राम सभा करेगी, तो ग्राम विकास की कार्य योजना है वो ही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अगर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, तो ग्राम सभा को उसको हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार भी दिया गया है इसी कानून में। और ग्राम सभा की सहमति के बिना
अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी जो नई शराब की दुकान है वो नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी आपको सहमति लेनी पड़ेगी। और जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसमें भी जो ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी, इनसे रिलेटेड हो, ट्राइब से, अनुसूचित क्षेत्रों से। ये डीप में हो गया, तो आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो 14th असेंबली थी मध्य प्रदेश की, उसके अध्यक्ष कौन थे 14वीं के? देखिए, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष का। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ही होगा आने वाले एग्जाम में, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नर का पूछा जाएगा या फिर इसका विधानसभा अध्यक्ष का पूछा जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे ये विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, चौथे काशी प्रसाद पांडे, और पांचवे कौन थे? तेजपाल टेम्बरे थे, छठे गुलशेर अहमद थे, सातवें कौन थे? सखाराम नेवालकर थे, मुकुंद सखाराम नेवालकर, आठवें यशदत्त शर्मा थे, नवे रामकिशोर शुक्ला थे, 10वें राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, 11वें ब्रजमोहन मिश्रा थे, 12वें और 13वें दोनों श्रीनिवास तिवारी थे। तो ये 12वें और 13वें दोनों यही थे। इसके अलावा कुंजीलाल दुबे पहले, दूसरे, तीसरे यही थे, 1 से 3। ईश्वरदास रोहाणी है, ये 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी यही थे। तो 12वीं 13वीं के श्रीनिवास तिवारी, 14वीं 15वीं के ईश्वरदास रोहाणी थे। और नरेंद्र सिंह तोमर, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है विधानसभा, 16वीं विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की, अभी 16वीं विधानसभा, और ये कब से चल रही है? 2023 से चल रही है, 2028 तक चलेगी। और अभी प्रेजेंट में नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष है। 20 दिसंबर 2023 को बने थे वो, जब से अभी कंटिन्यू वही है नरेंद्र सिंह तोमर, जो पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाइए। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आयु सीमा क्या है? मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, इसके लिए आयु सीमा क्या है? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा है दूसरी स्कीम का, तो अब ये इस तरीके का पूछा जा सकता है। ये आयु सीमा पहले 23 से और 60 साल तक थी, 23 से 60, 23 to 60 थी। और ये किनके लिए है? मैरिड, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हो, विवाहित हो। और आयु सीमा का कैलकुलेशन क्या है? जैसे आपको एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें दिया रहता है ना कि इस डेट को, तो 1 जनवरी को ये आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले 23 था, इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया है। अभी जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके का, जिसमें भी एज घटाकर किया। तो जो भी स्कीम है उनमें एज वगैरह का क्राइटेरिया है, ये आप अपने तरीके से पढ़िएगा और यहाँ पे भी आपको करवा दिए जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 21 से 60 वर्ष आएगा, डी। जगदीश शरण वर्मा, JS वर्मा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? किस नंबर पे थे? कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली, देखिए ये तो अब तो रेफरेंस है हमारे पास, और पहले भी करवाया हमने। जो शंकर दयाल शर्मा का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया, वो पहले करवाया था क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज। तो ये भी, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है, जगदीश शरण वर्मा। और मेनली ये जो रहने वाले हैं, मूल स्थान जो नेटिव प्लेस कहा जाता है, सतना के हैं ये रहने वाले। 2013 में इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। और ये भारत के 27वें न्यायाधीश थे, 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता प्राची यादव किस खेल से संबंधित है? प्राची यादव किस खेल से संबंधित है और ये एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। देखिए पैरा कैनो की खिलाड़ी है, ये पैरा कैनो खिलाड़ी है प्राची यादव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है, तो ये ग्वालियर की रहने वाली है। और टोक्यो ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अभी रिसेंटली जो खेल पुरस्कार मिले थे 2023 के मध्य प्रदेश से 4 लोगों को, उनमें से एक इनका भी नाम था, जिनमें 3 खिलाड़ी थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह निशानेबाजी में, पैरा कैनो में प्राची यादव, और जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे चानू, उनको मिला था। साथ ही जो मध्य प्रदेश के युवा प्रशिक्षक थे शिवेंद्र सिंह, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन में और कंफ्यूज मत होइएगा, प्राची यादव है ये पैरा कैनो में है, और एक प्राची चौधरी है, प्राची चौधरी है वो 400 मीटर की धावक हैं, रेसलर धावक हैं वो 400 मीटर की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वो। और अभी रिसेंटली चर्चा में है क्योंकि वो डोप टेस्ट के लिए वो उनको सस्पेंड किया गया है। जैसे अभी बजरंग पूनिया को दूसरी बार सस्पेंड किया है, वैसे ही इनका असफल डोप परीक्षण के लिए था प्राची चौधरी का, जो उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैरा कैनो से है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का, ये सब आपके एग्जाम में पूछा भी गया है एक इस तरीके का क्वेश्चन। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था 9 जून को, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जितने भी एसोसिएशन इनका हेडक्वार्टर है, चाहे स्पोर्ट्स से हो या जनरल रिसर्च, किसी भी फील्ड से, साइंस टेक कोई से भी, या आपके आर्ट कल्चर से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से, ये सारे चैनल पे जो रिवीजन वीडियोज हैं उनमें अवेलेबल है, करवाए हुए हैं। आप कुछ नहीं तो कम से कम वो रिवीजन के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो मिनिमम कट ऑफ जो 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके कम से कम, वो तो आप कर पाओगे। तो इसका मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है ये इंदौर में है। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1946 में इसकी स्थापना की थी, अक्टूबर 19 अक्टूबर 1946 को मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की, और इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमने टेस्ट सीरीज वगैरह में भी काफी क्वेश्चन किए हैं इसके स्वच्छता सर्वेक्षण के, और एग्जाम में पूछा भी गया था कि किसने टॉप किया है। सूरत, इंदौर का क्वेश्चन आया था। अब आपसे इसमें जो पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो अब हम डिस्कस करेंगे। राज्य का पूछा है 2000 स्वच्छता रैंकिंग 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? 2024 की रैंकिंग है, उसका नॉमिनेशन अभी 14 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो वो अभी नहीं आया है। और आपका जो 4 अगस्त का एग्जाम है, जब तक वो नहीं आएगा, जहां तक है, तो आपको यही लेटेस्ट है आपके लिए जो 2023 का है। राज्य की बात करें, इसमें महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। और 10 शहरों का है, वो टॉप 10 सिटीज हैं, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है उन्हीं में से पूछ लिया जाए कोई सा कि चौथे 5वें पे कौन सा है। जैसे पहले पे तो इंदौर और सूरत है, दूसरे पे कोई सा नहीं है, तीसरे पे नवी मुंबई है, चौथे पे विशाखापट्टनम, 5वें पे भोपाल, 6ठे पे विजयवाड़ा है, 7वें पे एनडीएमसी है, 8वें पे तिरुपति है, 9वें पे ग्रेटर हैदराबाद, और 10वें पे शायद पुणे है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। भोपाल का पूछा जा सकता है, भोपाल 5वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, जो सऊदी जमा है ये प्लास्टिक मनी नहीं होता। एक्चुअली जो प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी क्या होता है? जैसे आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या
को ब्रांडेड का कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, कोई चार्ज वाला कार्ड है, इन सबको प्लास्टिक मनी कहते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सब प्लास्टिक मनी में नहीं आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। सावधि जमा, बियरर चेक और डिमांड ड्राफ्ट ये प्लास्टिक मनी में नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, गलत कौन सा है? इस टॉपिक पे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं हम। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूरा कम से कम ज्यादा नहीं तो जो आपके डिवीजन है वो पढ़ लीजिएगा, बाकी एलिमिनेशन से हो जाता है। जबलपुर, मटर, रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, ये बिल्कुल सही है। जबलपुर का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है मटर, रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, ये सही है। रायसेन, धान का खेत, टमाटर प्रसंस्करण, ये सही है। अलीराजपुर का शरीफा और मधु, अलीराजपुर का शरीफा और मधु ये भी सही है। नीमच की हल्दी और आम, देखिए हल्दी और आम है, ये नीमच का प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं है, ये रीवा का है। नीमच का जो है, नीमच का है जो औषधि वाले पौधे हैं या फिर धनिया है, ये है औषधीय पौधे और धनिया, ये नीमच का है। जो हल्दी और आम दे रखा है ये रीवा का है। गलत पूछा था, गलत कौन सा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आप अगर टेस्ट सीरीज भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, यहां से जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर हमारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थिर भावों, देखिए कई लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 7 दिन पहले इस तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। वो अब उनकी मर्जी है वो कब ज्वाइन करते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन इशू कहाँ रहता है कि वही लोग कॉल करके कहते हैं अभी तो 7 दिन ही बचा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो ये होगा वो होगा, 7 दिन में हो जाएगी क्या तैयारी? अभी भी आपको किसने रोक रखा है? आपका एग्जाम डेट पता है, तैयारी कीजिए, जितना दिन रात एक कर सकते हैं, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। लाइफ में जो अच्छे मौके हैं वो लाइफ में एक ही बार मिलता है, दोबारा बहुत कम लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। इसलिए ये मौका है और जी जान से लग जाइए। पहली बार जनरल स्टडीज का है, ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 61,534 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत हुई? देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमारे एग्जाम में आया था, तो अब हमसे उसमें पूछा था कि बढ़ के कितना हुआ, लेकिन हो सकता है अब वो हमसे परसेंटेज में पूछ ले। जो बढ़ के हमसे पूछा था वो 41,583 हुआ था 3 वर्षों में, जो पूछा गया था वो डेटा था। अब परसेंटेज में पूछ सकते हैं, तो परसेंटेज का पूछते हैं तो ये 5.67% है। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आपको आने वाले सभी टेस्टों में देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम तक रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, आप निश्चिंत रहें। करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह भी मिलते रहें। मध्य प्रदेश राज्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2027 तक कितने प्रतिशत बिजली नवीनीकरण स्रोतों से उत्पन्न करना है? यहां पूछा है 2027 तक जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे कितनी ऊर्जा उत्पन्न करने का है, नवीनीकरण स्रोतों से कितनी बिजली उत्पन्न करने का टारगेट रखा है मध्य प्रदेश राज्य ने। देखिए इसमें 20% है, ये टारगेट रखा है 2024 के लिए। 30% है, ये टारगेट रखा है 2027 के लिए। और जो 50% है ये टारगेट रखा है 2030 के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 30%। 2024 के लिए जो मध्य प्रदेश ने रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पन्न करने का टारगेट रखा है वो 20% रखा है। टोटल कब इसका 20%। 2027 तक 30% रखा है और 2030 तक 50% रखा है। ये तीनों ही डेटा आपके काम के हैं, इनको नोट कर सकते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, या स्टेटमेंट बेस पूछ लेंगे। अंग्रेजों के साथ रानी अवंतीबाई की पहली लड़ाई मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी?
रानी अवंतीबाई की लड़ाई है मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के साथ पहली बार कहाँ पे हुई थी। देखिए, रानी अवंतीबाई का अगर पूछा जाता है तो रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ है? 1831 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। तलवार चलाने का, घुड़सवारी का, तीरंदाजी का ये प्रशिक्षण इनको दिया गया था। बाद में जो राजा विक्रमादित्य थे उनसे इनका विवाह हो गया था और ये अवंतीबाई रामगढ़ की रानी बन गई थी। अब अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई है ये खेरी गांव में हुई थी और खेरी गांव है मंडला में। मंडला में ये अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, इसमें ब्रिटिश सेना को इन्होंने हराया था। आचार्य केशवदास की रचना कवि प्रिया तथा वीर सिंह देव चरित्र का रचनाकाल था। ये आचार्य केशवदास की रचना है कवि प्रिया और वीर सिंह देव चरित्र, इनका रचनाकाल कौन सा था? तो ये रचनाकाल था 1601 से और 1607 रेस्पेक्टिवली। निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार, स्पेशली पूछा है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो पद्म पुरस्कार 2024 है अभी जनवरी में डिक्लेयर करते हैं, ये अभी रिसेंटली सम्मानित किए थे। तो पद्म भूषण का पूछा, इनमें से किसे पद्म भूषण दिया गया है? देखिए, 5 लोगों को तो 2024 का मिला है पद्म विभूषण, 5 लोगों को, और टोटल जो 17 लोग हैं 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण। और इसके अलावा है जो पद्मश्री मिला है। अब पद्मश्री तो काफी लोगों को मिला है, जिनको मध्य प्रदेश से मिला है वो क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, आगे और रिवाइज करवा देंगे, वो ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है, वैजयंती माला है, वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में मिला है, वैजयंती माला तमिलनाडु से, उनको पद्म विभूषण मिला है। कोनिडेला चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण मिला है, आंध्र प्रदेश से हैं, वो भी कला में मिला था। वेंकैया नायडू को मिला था सोशल सर्विस वगैरह में, आंध्र प्रदेश से। बिंदेश्वर पाठक का पूछा जा सकता है आपसे, पोस्टमस जो मरणोपरांत है किसे पद्म विभूषण मिला है? पद्म विभूषण की बात करें जो 5 लोगों को मिला है, तो बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए, बिंदेश्वर पाठक का संबंध बिहार राज्य से है, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। और एक सुश्री पद्म सुब्रमण्यम है, उनको कला के क्षेत्र में मिला था, वो भी तमिलनाडु से है। तो ये 5 लोग हैं, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक जिनको मरणोपरांत मिला, और पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है, उनकी लिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। 17 लोगों में जो मिला है उनमें मध्य प्रदेश से किसी का भी नाम नहीं है। स्पेशल ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया गया है क्योंकि इस नाम की काफी चर्चा हुई थी और ये इनका संबंध है ताइवान से। यंग लियू, इनको मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। इसमें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है इनको, बी करेक्ट आंसर आएगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको पद्म विभूषण मिला है सबको। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कवर करता है? जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है? ये नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये लगभग 1197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है यही है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे है? ये मेनली तो सागर जिले में है, लेकिन ये फैला हुआ और भी कई जिलों में है, जैसे दमोह है, नरसिंहपुर है, इसके अलावा रायसेन है, इन जिलों में भी ये फैला हुआ है। तो टोटल 4 जिलों में ये फैला हुआ है, 4 जिलों को कवर करता है नौरादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य।
और अगर पूछा जाए मूल रूप से तो ये सागर जिले में मेनली। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो जो बामनेर रिवर है, बामनेर नदी, वो इसी अभ्यारण्य से निकलती है। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट एक चेलो लेक है और एक क्रोकोडाइल पॉइंट है, वो भी इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में इस तरीके का, अगर और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य का पूछा जाएगा। सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सैलाना, ये है रतलाम में। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य रतलाम में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये पूछा जाता है खरमोर पक्षियों के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है। खरमोर, खरमोर बर्ड्स के लिए सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य रतलाम में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और राला मंडल की स्थापना 1989 में हुई थी। और राला मंडल कहाँ पे है? ये इंदौर में है, जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सब आपको सेंड कर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप निश्चिंत रहिए। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये पहली महिला लड़ाकू पायलट जो फाइटर प्लेन है ये उड़ाया था इन्होंने, अवनी चतुर्वेदी। कई जगह गूगल वगैरह करोगे तो आप कई आंसर मिलेंगे इसके, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा डिटेल में सर्च किया करो। ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट पे देखा और सही मान के हम क्या करते हैं नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं है। इनका ये रीवा की रहने वाली है और देखिए इनका क्या है, फैमिली बैकग्राउंड भी एक तरीके से जो नेशनल सर्विसेज कहते हैं, देश सेवा के लिए ही जाना जाता है। इनके एक ब्रदर हैं, वो भी कैप्टन हैं और अभी प्रेजेंट में तो जो ये पहली महिला पायलट लड़ाकू पायलट बनी थी उस टाइम तो ये 2018 में इन्होंने मिग 21 बाइसन ये प्लेन उड़ाया था, जो फाइटर प्लेन है मिग 21 बाइसन। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये सुखोई जो 30 MKI है, Su-30 बोलते हैं जिसको, Su-30 MKI सुखोई, उसको वो उड़ा रही है, ये अभी उसकी पायलट है, फाइटर जेट सुखोई है जो। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? उमंग, इसका पूर्ण रूप क्या है? उमंग क्या है? ये होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। और इसका पूरा डिटेल्ड जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उसके लिए होता है। देखिए जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर आधार के लिए, या फिर आप जो आपका PF है, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है, भविष्य निधि बनाना हो उसके लिए, जो EPF वगैरह खाते खुलते हैं उसके लिए, या गैस सिलेंडर की बुकिंग वगैरह है, उसमें यही ऐप काम आती है, उमंग। कंप्यूटिंग में एक टोकन या डेटा का टुकड़ा जिसे एक प्रोग्राम दूसरे को देता है और जिसके बाद वाला आमतौर पर खुद को प्रमाणित या मान्य करने के लिए वापस कर देता है, कहलाता है। ये हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटिंग में एक टोकन या कोई डेटा का टुकड़ा जिसे एक प्रोग्राम दूसरे को देता है। एक प्रोग्राम, जैसे आप myupsc.in पे गए, हालांकि हमने तो नहीं लगा रखा है कुकीज वगैरह, लेकिन कुछ जो बड़ी वेबसाइट है वो लगा के रखती है, जो बड़ी बड़ी न्यूज की वेबसाइट है या जिनको डेटा कलेक्ट करना होता है लोगों का, वो लगा के रखते हैं। तो आप वेबसाइट पे गए तो आपको नीचे मिलेगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए, आदि पूरी, इस तरीके से। और वो पट्टी है जो लगी होती है नीचे, वो हटती नहीं है जब तक आप उसमें उनकी जो शर्तें हैं वो उन पे यस नहीं कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि अब वो आपको आपके ब्राउजर में घुस जाएगा
वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, या फिर आप गूगल पे जब भी जाएंगे, जब भी आप गूगल ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको वो जो भी अपडेट वेबसाइट पे डालेगा वो मिलता रहेगा आपको। इसलिए कुकीज वगैरह लगाते हैं, वो स्टोर हो जाती है ब्राउजर में कहीं, एक्चुअली ये होती है कुकीज। उसने दिया आपको प्रोग्राम, दूसरे को देता है, जिसके बाद आमतौर पे खुद को प्रमाणित करना, मतलब वो एक्सेप्ट करवाता है, उसको रिकॉग्नाइज करवाता है, मान्यता दिलवाता है और फिर वापस कर देता है। आपने उसको यस किया, फिर वो वापस उसके पास चला जाता है। यह है कुकीज। कई तरह की होती है कुकीज, 6-7 तरह की कुकीज होती है, अलग अलग स्टेज होती है इनकी। गुप्त वंश के समकालीन मैत्रक वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गुप्त वंश है उसके समकालीन मैत्रक वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो मध्य प्रदेश में गुप्त वंश है, उसका शासन समुद्रगुप्त के काल में रहा है। सागर का जो ऐरण शिलालेख है उसमें भी समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर या यमराज से की है। अब एग्जाम में पूछा जाए ऐरण इंस्क्रिप्शन का, तो सागर का है ऐरण इंस्क्रिप्शन, और उसमें समुद्रगुप्त की तुलना जो कुबेर है, यमराज है, उससे की गई है। सती प्रथा, सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है वो भी जो आपका ऐरण का इंस्क्रिप्शन है वो गुप्त एरा की बात है, गुप्त वंश की, इसलिए ये सब बताया जा रहा है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो उज्जैन है गुप्त वंश की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, और गुप्त वंश के जो नौरत्न थे उनमें कालिदास थे, जो उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। चीनी यात्री फाहियान है, उसने भी मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों की भूमि कहा था, वो भी गुप्त वंश के टाइम की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के थे, चाहे वो सिवनी हो, हरदा हो, या उस टाइम पे वरमाला कहा जाता था जो अभी खंडवा है उसमें पाए जाते थे, या फिर मंदसौर और जो तुमेन का इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर और तुमेन जो ग्वालियर है उसका जो शिलालेख है कुमारगुप्त से संबंधित है। या फिर जो मालवा का अंतिम जो रूलर था, लास्ट जो पावरफुल रूलर कहा जाता है, जो मालवा का अंतिम शक्तिशाली शासक भानुगुप्त, जिसको हूण ने पराजित किया था, हूणों ने, वो भी इसी के थे, अंतिम शासक गुप्त वंश के। अब इसकी बात करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो मैत्रक वंश का पूछा गया। मैत्रक वंश का जो शासन था वो रतलाम क्षेत्र में था। किसमें था? रतलाम क्षेत्र में था। अब आपसे पूछा जाए औलिकर वंश का कहां था, तो औलिकर वंश का है जो मालवा के आसपास के क्षेत्रों में था। जो औलिकर वंश है, नरवर्मन है, सिंहवर्मन है, जयवर्मन है, बहुवर्मन है, ये औलिकर वंश के थे, इनका मालवा के आसपास था। एक और पूछा जा सकता है आपसे, पन्ना में, पन्ना जो क्षेत्र है उसमें किस वंश का शासक था? तो जो परिव्राजक वंश है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सब गुप्त का वंश के समकालीन रहे हैं। परिव्राजक वंश भी गुप्त काल के समकालीन थे। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में परिव्राजक वंश का शासन था। मौखरी वंश है, मौखरी वंश का शासक रहा है, इसमें पूर्वी निमाड़ और असीरगढ़ का जो रीजन है, असीरगढ़ मतलब बुरहानपुर, इस क्षेत्र में है जो मौखरी वंश का था। मौखरी वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो कन्नौज के थे। राष्ट्रकूट का पूछा जाए तो राष्ट्रकूट की एक शाखा का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे। और इनकी 2 ब्रांच थी राष्ट्रकूट की, एक ब्रांच थी बैतुल अमरावती में और दूसरी थी मान्यखेत में, जो अभी प्रेजेंट में मान्यखेत का है महाराष्ट्र के सोलापुर में। और ये जो राष्ट्रकूट थे इनको किसने हराया था? बादामी के जो चालुक्य उन्होंने हराया था। आपसे पूछा जा सकता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पूछा जा सकता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसके प्रथम राजा कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, उसकी भी राजधानी उज्जैन थी। प्रतिहार वंश के जो श्रेष्ठ राजा रहे थे वो मीर भोज थे, मीर भोज ने बुंदेलखंड पे शासन किया था। तो पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश ने कहाँ शासन किया? बुंदेलखंड। या बुंदेलखंड पे किसने कराया ज्यादा? तो गुर्जर प्रतिहार। उम्मीद है ये आपको यहां से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिट्टी की बारात ये किसकी रचना है? मिट्टी की बारात ये किसकी रचना है? देखिए, मिट्टी की बारात ये हिंदी के काफी विख्यात साहित्यकार रहे हैं, उनकी रचना है। ये एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्होंने उनको
1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है शिव मंगल सिंह सुमन। ए करेक्ट आंसर आएगा। पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की? पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? देखिए, जो कवि पद्माकर हैं, इनका जो असली नाम था, वास्तविक नाम, रियल नेम था, वो था प्यारेलाल। इनका वास्तविक नाम था प्यारेलाल। रीतिकाल के जो ब्रज भाषा कवि थे, उनमें पद्माकर का एक काफी महत्वपूर्ण स्थान था, और ये रहे थे 1753 से और 1833 तक। जो आलीजा प्रकाश की बात हो रही है, ये पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया जी के टाइम पे ये लिखा था 1821 में, जब ग्वालियर के महाराज थे दौलत राव सिंधिया, और उनके दरबार में ही थे ये जब लिखा था। संजा व मामूलिया उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? संजा व मामूलिया उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? देखिए, संजा और मामूलिया, संजा क्या है? जो अश्विन माह है उसमें 16 दिन तक चलने वाला ये जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, उनका उत्सव है संजा। और लड़कियां, ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, इसी तरीके का, लड़कियां जो दीवार पे नई आकृति बना के शाम के टाइम गीत वगैरह का रहता है, वो बुंदेलखंड में है मामूलिया। और ये दोनों ही बुंदेलखंड के फेमस उत्सव है। सांझ को लड़कियां है जो इसमें एक डाली भी होती है, उसको गीत गाते हुए कोई नदी में या जलाशय में विसर्जित कर देना है, वो भी रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, संजा और मामूलिया ये उत्सव है बुंदेलखंड के। देखिए, इस तरीके के कई हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है वो ऐसा ही एक नीरजा का, आपसे नीरजा का पूछा जा सकता है, क्योंकि नीरजा भी क्या है, 9 दिन तक चलने वाला महिलाओं का एक उत्सव होता है जो दशहरे के पहले मनाया जाता है। इसमें भी जो अवसर होता है, इस पे स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती है, और ये मालवा रीजन का है नीरजा। जैसे हमने पढ़ा अभी संजा और मामूलिया, वो तो बुंदेलखंड का है, लेकिन नीरजा है ये मालवा रीजन का है। गुजरात में जैसे गरबा है, इस तरीके का है होता है। घड़लिया का पूछा जा सकता है। नीरजा के 9 दिनों में लड़कियां घड़लिया भी मनाती है, इसमें दीपक जल रहा होता है, इस तरीके का होता है। और सुहारा होता है, सुहारा बुंदेलखंड का होता है। ये मालवा का जो घड़लिया है ना, उसकी तरह सुहारा बुंदेलखंड का होता है। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट उत्सव जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत लगभग 24% था। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 24% था। लगभग ये सही है, 24.34% था मध्य प्रदेश का। और आप देखिए, ये तो 2001 का हो गया। अब 2011 की बात करें तो ये कितना है, 20.35%। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि 2001 की जनगणना में इतना था, और दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की तुलना में बढ़ी है, लेकिन बढ़ी नहीं है, लगभग 4% कम हुई है। 2001 में जो जनगणना हुई उसमें 24% के लगभग था, और 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें वृद्धि दर 20% के आसपास है, तो 4% कम हुआ है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मध्य प्रदेश है उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कितना है, 236 है, और नेशनल जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, 382 है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। रीवा जिले का जो लिंगानुपात है राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है। जो सेक्स रेशियो है रीवा डिस्ट्रिक्ट का, वो मध्य प्रदेश के
जो एवरेज सेक्स रेशियो है, एवरेज सेक्स रेशियो की बात हो रही है, उसके बराबर है। ये सही है। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये 931 है और रीवा जिले का भी इतना ही है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका जो सही आंसर आएगा डी आएगा, सभी सही है। दिस वन डी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के किस डिवीजन में, किस संभाग में जो जनसंख्या वृद्धि दर है प्रतिशत में सर्वाधिक था? यहां दे रखा है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम का लगभग 14.7% था। जबलपुर का लगभग 15.5% था। उज्जैन का जो पॉपुलेशन परसेंटेज में था, ये ग्रोथ रेट, ये उज्जैन का लगभग 16.8% था। सागर जिले का है 18.5% था। इसके अलावा अगर और बात करें हम तो रीवा का है 21.5% था। चंबल का है 21.7% है। भोपाल का है 23% है। ग्वालियर का 23.5 है और इंदौर का 26.3% है। तो इसमें सर्वाधिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है तो इसमें सर्वाधिक सागर जिले का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है हमें। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। जो क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का वो कैसा है? मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, ये हमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है तो ये गलत है। मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ये उपोष्ण कटिबंधीय जिसको कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वो होता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के जो बीच के जो एरिया है उसको कहा जाता है। एक तो हो गया ट्रॉपिकल और एक शीतोष्ण कटिबंधीय, इसके बीच का होता है ये सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय। वैसा है मध्य प्रदेश का। औसत वर्षा लगभग 1370 मिलीमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। एवरेज रेन की बात हो रही है, एवरेज रेनफॉल जो मध्य प्रदेश में, तो ये सही है। लगभग 54 इंच के आसपास बारिश औसत वर्षा होती है, 54 इंच के आसपास। ये स्टेटमेंट सही है। और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बारिश कम होती जाती है। दक्षिण पूर्वी जिलों में सबसे भारी बारिश होती है जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कम बारिश होती है। ये सही है। दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा बरसात होती है जबकि जो पश्चिमी और नॉर्थ वेस्ट के उत्तर पश्चिमी जिले हैं उनमें कम बारिश होती है। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ये सही है। सतपुड़ा रेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है। सतपुड़ा रेंज सतपुड़ा रेंज के उत्तर में नर्मदा नदी है, नॉर्थ में है नर्मदा रिवर और दक्षिण में है इसके तापी रिवर के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा के ऊपर की साइड नर्मदा रिवर है और नीचे तापी रिवर है। ये सही है। दक्षिण की तरफ नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा रेंज में है लेकिन सोन नदी है ये सतपुड़ा रेंज में नहीं है क्योंकि सोन रिवर इज अ पार्ट ऑफ कैमूर एंड भांडेर माउंटेन रेंजेज। तो जो सोन रिवर है ये कैमूर और भांडेर जो पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा है।
और ना सिर्फ सोन बल्कि जो टॉन्स है, टॉन्स और सोन रिवर, ये दो रिवर हैं जो कैमूर और भांडेर जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला, उसका हिस्सा है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नर्मदा और ताप्ती तो सतपुड़ा का हिस्सा है। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये स्टेटमेंट सही है। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। सतपुड़ा की बात हो रही है। ये नर्मदा और महानदी के बीच में एक वाटर डिवीजन का काम करता है। सतपुड़ा रेंज है, ये वाटर डिवीजन का काम करता है। किसके बीच में? नर्मदा और महानदी का जो जल विभाजन है वो काम भी ये करता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे के अलावा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों करेक्ट है। बी इसका सही आंसर आएगा। देखिए, आप इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में कहां पे है? देखिए, पाथाखेड़ा कोयला है, ये कोयला खदान, ये बैतूल में है। यहाँ एक तरीके से नेटवर्क ऑफ माइनिंग का कह सकते हैं आप। बैतूल जिले में ही है ये। सारनी नगर पालिका है, वहां पे है कस्बा पाथाखेड़ा। आपसे कोयले का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में मेनली मुख्यतः किस प्रकार का कोयला ज्यादा पाया जाता है या मेनली कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस, जो बिटुमिनस है वो मेनली मुख्यतः मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। जो 21-22 का सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कोयले के ज्यादातर जो डिपॉजिट्स का एरिया है कौन सा है, ये जिले पढ़ लीजिएगा। आगे वाले आने वाले टेस्ट में और करवा देंगे, जैसे सीधी, शहडोल, उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये कोयले के मेन जो जमा क्षेत्र हैं वो है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं और नदियां यहां दिया गया है, इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है? ये दे रखी है आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजना है, और ये कौन सी परियोजना किस नदी पे है। अब ये जो मैचिंग दे रखी है इसमें से गलत कौन सा है? अवंती सागर परियोजना है, ये बरगी पे, तो अवंती सागर या बरगी बांध ही बोला जाता है इसको। ये बरगी नदी पे है और ये कहां पे है? ये है जबलपुर में। देखिए, आप लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा करते हैं वीडियो को, लेकिन क्या है, जब तक डिटेल में नहीं बताओ, जब तक मुझे खुद को भी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि आपने आए या क्वेश्चन का आंसर बता दिया। वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बुक वगैरह लेके भी, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई और चीज पूछ ली जाती है तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उस क्वेश्चन, उस टॉपिक के बारे में तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अवंती सागर है, ये बरगी नदी पे है, बरगी बांध भी है। जबलपुर, मंडला और सिवनी, ये 3 जिले हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। ये लाभार्थी जिले कौन से हैं? अवंती सागर या बरगी बांध प्रोजेक्ट के जबलपुर, मंडला और सिवनी। मेनली जबलपुर में है ये। जोवट परियोजना है, इसको चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। जोवट या चंद्रशेखर परियोजना, ये हथनी नदी पे है, ये सही है। इसके जो लाभार्थी जिले हैं, बेनिफिशरी, वो कौन से जिले हैं? धार एंड झाबुआ। धार और झाबुआ, ये 2 जिले इस परियोजना से लाभार्थी है, हथनी नदी पे है। सम्राट अशोक सागर, आपको सम्राट अशोक सागर की जगह ये हलाली भी पूछ सकता है। हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये हलाली नदी पे ही है। और इसके जो बेनिफिशरी हैं ये विदिशा है और रायसेन है। विदिशा और रायसेन है। हलाली क्या है? एक्चुअली बेतवा की ही सहायक नदी है हलाली। ये भी सही है। बाणसागर बेतवा, तो देखिए बाणसागर है, ये परियोजना किस नदी पे है? बाणसागर परियोजना ये सोन नदी पे है। बाणसागर परियोजना बेतवा पे नहीं है, सोन पे है। और बाणसागर के जो बेनिफिशरी जिले हैं वो कौन से हैं? रीवा है
और सिद्धि है, ये 2 जिले इस परियोजना के लाभार्थी है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अटल किसान ज्योति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? जो अटल किसान ज्योति योजना है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? ये 2019 में की गई थी। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी, 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जा सकता है, अभी हम तो पढ़ रहे हैं दीनदयाल किसान ज्योति योजना, ये अटल किसान ज्योति योजना पढ़ रहे हैं, और इसकी 2019 में इसको शुरू किया गया था। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है ये कब शुरू हुई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। हमसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है ये एकीकृत विद्युत विकास योजना है, और ये 2014 में शुरू की गई थी। जो अर्बन में बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाने के लिए, और अर्बन में भी कौन से एरिया जो 5000 से ज्यादा की नहीं, अर्बन पूरा, और इसके अलावा जो अनुसूचित शहरी क्षेत्र हैं जिनमें 5000 से अधिक की आबादी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है उदय योजना का। उदय योजना कब शुरू हुई थी? उदय योजना ये भी 2015 में हुई थी। उदय क्या है? उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, 2015 में शुरू हुई थी। हमसे पूछा जा सकता है, ये अभी हमने पढ़ा अटल किसान ज्योति योजना 2019 में। हमसे पूछा जा सकता है अटल गृह ज्योति योजना। अटल गृह ज्योति योजना भी 2019 में ही शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सोलर पावर पंप योजना है, या फिर ऊर्जा साक्षरता अभियान है जो 2021 में शुरू किया गया था। ये सभी पढ़िएगा, आपने आने वाले टेस्ट में सब करवा देंगे। आप रेगुलर यहाँ पे बने रहिएगा। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है ये मध्य प्रदेश एक तरीके से ये जैन तीर्थ स्थल है, जो दिगंबर श्वेतांबर है होते हैं जैनियों में तो जो श्वेतांबर हैं उनके लिए है, ये गला बहुत खराब है, श्वेतांबर हैं उनके लिए है, और ये धार जिले में है। इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोहनखेड़ा जैनियों के लिए है, जैनियों में भी श्वेतांबर जैन तीर्थ का है। ये G20 नेताओं का, ये G20 का पूछा है। शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर 2024 को कहां पे आयोजित किया जाएगा? G20 अभी रिसेंटली जो हुआ था इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। अब 18-19 नवंबर को होने वाला है। ये 19 सदस्य देश है। इसके अलावा इसमें देखिए, पहले इसमें 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन हुआ करता था। अब क्या हो गया? 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन प्लस अभी रिसेंटली इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को भी इसका मेंबर बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन संघ भी अब इसका मेंबर है। इसका होगा ब्राजील में, होगा रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील में है रियो डी जेनेरियो। फुटबॉल वगैरह देखते होंगे तो जानते होंगे या पढ़ा होगा, रियो डी जेनेरियो काफी फेमस है। बैगा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? ये पूछा गया है। जो बैगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में ज्यादा है? ये मंडला और बालाघाट में बैगा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ष 2024 में ये FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने हैं ये दिवाकर डी गुकेश बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है।
ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे आयोजित होने वाले हैं? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा फ्रांस। फ्रांस में पेरिस में होने वाले हैं ये, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे होने वाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक 2028 का, 2024 के बजाय 2028 का पूछे तो 2028 के होंगे यूएसए। यूएसए का जो शहर है लॉस एंजलिस, एलए बोलते हैं इसको, लॉस एंजलिस में किए जाएंगे 2028 के। आपसे पूछा जाए ओलंपिक की शुरुआत का, तो देखिए इसका प्राचीन समय से इसका शुरुआत हो रखा है, 1896 से ओलंपिक शुरू हो रखा है। शुरू में जो यूनान की राजधानी एथेंस था वहां से शुरू हुआ था। इसका नाम ओलंपिक क्यों रखा गया? क्योंकि जो माउंट ओलंपिया है वहां पे खेला जाता था ये यूनान में। जो उसकी राजधानी एथेंस है वहाँ माउंट ओलंपिया, वहाँ खेले जाने की वजह से इसका नाम ओलंपिक रखा हुआ है। इसका ओलंपिक खेलों का किसने शुरुआत की थी? तो 1894 में। ये तो पहला तो इसका आयोजन 1896 में हुआ था, लेकिन 1894 में पियरे डी कुआरथेन थे, पियरे डी कुआरथेन, उन्होंने की थी शुरुआत। इसका जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक का ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, इसके क्या प्रतीक चिन्ह है, जैसे वो 5 छल्ले हैं, इसमें महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं, या 5 अंगूठियां हैं, वो क्या प्रतीक है, पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए। अदरवाइज आने वाले टेस्ट में हम करवा देंगे आपको। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? ये W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है W3C। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हित वाला गैर लाभकारी संगठन है। ये तो इसके सदस्य, कर्मचारी, आम जनता मिलके और जो वेब मानक वगैरह हैं ये डेवलप करने का काम करते हैं, W3C। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं यूनिक्स में। इसमें एक होता है कर्नल, दूसरा होता है इसमें सेल, और तीसरा जो होता है वो फाइल सिस्टम होता है। ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य होता है वो कर्नल होता है इसमें, सी। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावनगंज चूलगिरी किस जिले में है? ये जो है ये कहाँ पे है? ये जैनियों का ही तीर्थ स्थल है और ये बड़वानी में है। ये लगभग यहाँ 15वीं सेंचुरी के लगभग 10 या 11 मंदिर बने हुए हैं। कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है? कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य है, देखिए हमने पढ़ा जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर का, जो 11वीं 11वीं सेंचुरी में बनाया था। वो किसने बनाया था? कच्छप घाट राजवंश के टाइम पे बनाया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जबलपुर, बेड़ाघाट, 64 योगिनी मंदिर, कच्छप घाट राजवंश। अब इसके स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये स्थापत्य ग्वालियर में देखने को मिलता है। इसमें से ए आएगा। केरवा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? केरवा बांध है ये मेंडोरा में है। केरवा बांध कहाँ है? ये मेंडोरा में है। और मेंडोरा किस में पड़ता है? केरवा बांध है ये मेंडोरा में है, और मेंडोरा पड़ता है भोपाल में। ये ऑप्शन सही नहीं है, भोपाल में है ये ठीक करना पड़ेगा। भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। धसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है। ये नगर वर्तमान में किस जिले में है? धसपुर का प्राचीन नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये है मंदसौर। अरे यार क्या हो गया इसका?
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ कब किया गया था? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नई स्टार्टअप नीति शुभारंभ की मध्य प्रदेश में। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे किया था इसका शुभारंभ? तो इंदौर में किया गया था, वर्चुअल माध्यम से किया गया था, स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ था उसमें किया था, और ये किया था मई 2022 में, 13 मई 2022 को। नई स्टार्टअप नीति साल पूछा जाए 2022, डेट 13 मई। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? जो चंदेल शासक थे उनका प्रमुख नगर ये खजुराहो था। खजुराहो के चंदेल राजवंश की राजधानी जो जेजाक बुक्ती थी, जो खजुराहो का ही पुराना नाम था, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप इसको देखिएगा, समझिएगा। आने वाले टेस्ट में आपको पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार और एग्जाम में अच्छे से हमारा कवर कर पाए हैं। शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? कृष्णराव शंकर पंडित, कृष्णराव शंकर पंडित, शंकरराव पंडित, इनका संबंध है ये गायकी से था। ग्वालियर घराने के थे ये, गायकी से था इनका संबंध। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।